दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है भाभी हो तो ऐसी। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। कभी कभी बदकिस्मती हर कदम पर साथ देती है। सीता के साथ भी ऐसा ही हुआ। यह उसकी बदकिस्मती ही थी कि जब वह सिर्फ 8 साल की थी तो उसके मम्मी पापा एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए। सीता ने अपना बचपन अनाथ आश्रम में गुजारा। यह बच्ची बहुत सहमी हुई और उदास रहती थी। समय बीतता गया और सीता 15 वर्ष की हो गई। सीता को सिलाई बुनाई का बहुत शौक था, इसीलिए उसने अनाथ आश्रम में रहकर ही सिलाई सीख ली। एक दिन अचानक सीता के ताऊ और ताई उसे आश्रम से अपने घर ले जाने के लिए आई और अनाथ आश्रम वालों ने जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करके सीता को उसके ताऊ ताई के साथ घर भेज दिया। सीता अब 18 वर्ष पूरे करने वाली थी। सीता की ताई सुभद्रा के मन में अलग ही षड्यंत्र चल रहा था। सुभद्रा ने अपने भाई के शराबी साले के साथ सीता का विवाह पक्का कर दिया और बदले में मोटी रकम वसूल ली। सीता के ताऊजी को जब इस बात का पता चला तो उन्हें अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आया, परंतु घर में ताऊजी की एक भी न चलती थी। ताईजी से इस विषय में बात करना मतलब घर में क्लेश को जन्म देना था। इसीलिए सीता के ताऊजी ने चोरी छुपे एक अच्छा लड़का देखकर सीता का विवाह आर्य समाज मंदिर में करा दिया। इस तरह से ताऊजी ने सीता का जीवन बर्बाद होने से तो बचा लिया, परंतु सीता को जो मायका मिला वह छूट गया। इसके बाद सीता अपने ताऊ ताई के घर कभी नहीं गई। सीता को पति के रूप में विनोद ने हर खुशी दी। उसका कोई भी नाती रिश्तेदार नहीं था, परंतु विनोद एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार लड़का था। एक कंपनी में अच्छी नौकरी भी करता था। उसका सपना अपना घर था। सीता उसके साथ बहुत खुश थी। सीता के ताऊजी कभी कभार उससे मिलने भी आ जाया करते थे। सीता ने 2 बेटियों और एक बेटे को समय समय पर जन्म दिया। सीता और विनोद का खुशहाल परिवार था। सीता के ताऊजी भी बहुत खुश थे। आखिर उन्होंने अपने भाई की बेटी के जीवन को बर्बाद होने से बचा ली और अब वह खुशहाल जीवन बिता रही थी। परंतु बदकिस्मती ने एक बार फिर सीता के घर का दरवाजा खटखटाया। सीता का पति सुबह 9 बजे घर से कंपनी में नौकरी पर गया था, परंतु दोपहर बाद 3 बजे घर के करीब घर पर बुरी खबर ने दस्तक दी। सीता के पति का मशीन पर काम करते हुए दुर्घटना में देहांत हो गया। कंपनी ने सहानुभूति के साथ साथ एक मोटी रकम मुआवजे के तौर पर पकड़ा दी। सीता एक बार फिर अकेली हो गई। सीता के ताऊजी भी इस गम को सहन नहीं कर सके और कुछ ही दिनों बाद ही वह भी स्वर्ग सिधार गए। सीता के पास विनोद के 3 बच्चे और सिर छुपाने के लिए एक छत थी। उसने कंपनी द्वारा दी गई रकम को बैंक में जमा करवा दिया ताकि भविष्य में बच्चों की पढ़ाई के काम आ सके और उसने घर में ही सिलाई बुनाई का काम शुरू कर दिया। सीता के तीनों बच्चे पढ़ाई में होशियार थे और अपनी क्लास में अव्वल आते थे। सीता ने अपने नाम को सार्थक करते हुए पतिव्रता धर्म का पालन किया और कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया। कभी किसी पर पुरुष की परछाई तक अपने ऊपर नहीं पड़ने दी। सीता की मेहनत एक दिन रंग लाई। बड़ी बेटी शैली ने मास्टर डिग्री की, उसके बाद नेट क्वालिफाई किया और फिर उसकी नौकरी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर लग गई। शैली का विवाह एक बैंक मैनेजर के साथ संपन्न हुआ। सीता की दूसरी बेटी अपूर्वा ने भी अपनी मेहनत के बल पर सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी हासिल की और उसका विवाह एक बिजनेसमैन के साथ संपन्न हुआ। अब सीता के पास उसका बेटा विपिन बचा था। विपिन भी अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहा था। वह शहर के सरकारी अस्पताल में सिविल सर्जन की पोस्ट पर सेलेक्ट हुआ। सीता के तीनों बच्चों ने अपने अपने क्षेत्र में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। सीता का पति विनोद हमेशा चाहता था कि
उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े अफसर बने और सीता ने अपने पति के इस सपने को साकार कर दिया। विपिन के सिविल सर्जन बनने पर उसके लिए एक से एक ऊंचे घराने के विवाह का रिश्ता आया, परंतु सीता जी ने सभी को सिरे से नकार दिया। सीता जी की बड़ी बेटी शैली और उसके पति ने भी विपिन के लिए बहुत ही पढ़ी लिखी और ऊंचे खानदान की लड़कियों के कई रिश्ते भेजे, परंतु सीता जी ने उन्हें भी मना कर दिया। छोटी बेटी अपूर्वा और उसके पति ने भी कई सरकारी पद पर कार्यरत लड़कियों और बिजनेसमैन की लड़कियों के रिश्ते भेजे, परंतु सीता जी ने उन्हें भी सिरे से नकार दिया, जिसके कारण सीता जी की दोनों बेटियां और दामाद उनसे नाराज रहने लगे। दोनों बेटियों को अपनी मां की बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने मायके आना ही छोड़ दिया। वह सिर्फ किसी तीज त्योहार पर ही मायके आती थी। उनके स्वभाव में नाराजगी साफ झलकती थी। एक दिन शाम को सीता जी की बड़ी बेटी शैली अपने पिता के साथ मायके अपनी मां से मिलने पहुंची। औपचारिक बातचीत के बाद शैली ने कहा, मां, मैं भैया के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूं। लड़की आपके दामाद की दूर की रिश्तेदारी से है। लड़की बहुत सुंदर है और सबसे बड़ी बात वह भी डॉक्टर है। दोनों का फील्ड एक ही हो जाएगा। बहुत पैसे वाले लोग हैं, दान दहेज भी अच्छा देंगे। मैंने तो उन्हें जुबान दे दी है कि मैं उनकी बेटी के साथ अपने भाई का रिश्ता पक्का करके ही लौटूंगी। आप मेरी बात को बिल्कुल मत टालना, नहीं तो रिश्तेदारी में इनकी जग हंसाई हो जाएगी। इन्होंने उन्हें आश्वासन दिया है, परंतु सीता जी के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी बेटी और दामाद को इस रिश्ते से मना कर दिया। अगले दिन सीता जी अपने बेटे के साथ उसी अनाथ आश्रम में गई जहां पर सीता जी का बचपन और जवानी गुजरी थी। वहां पर सीता जी ने मुस्कान नाम की एक लड़की को अपने डॉक्टर बेटे की बहू के रूप में स्वीकार किया। विपिन ने भी अपनी मां के फैसले का स्वागत किया और मंदिर जाकर गिने चुने लोगों की मौजूदगी में मुस्कान के साथ साथ फेरे ले लिए। सीता जी की दोनों बेटियों और दामादों को जब यह बात पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। शैली ने अपनी छोटी बहन अपूर्वा को फोन किया। अपूर्वा, तुम जानती हो माँ ने क्या किया? हमारे भाई के लिए क्या लड़कियों का अकाल पड़ गया था जो अनाथ आश्रम से बहू ले आई। एक से एक खानदानी रिश्ते भेजे थे विपिन भैया के लिए, परंतु माँ के मन की तो वही जाने। हमें पूछा तक नहीं और घर में बहू लाकर बिठा दी। अब अगर बुलाएंगे भी तो मैं नहीं जाऊंगी। तू बता, तेरा क्या फैसला है? अपूर्वा बोली, दीदी, माँ की तो मती मारी गई है। असल में माँ की सोच अनाथ आश्रम से पिताजी के घर तक ही सीमित है। इससे बाहर की दुनिया उन्हें ना तो कभी दिखी और ना ही कभी देखनी चाहिए, और अपनी तरह ही अनाथ बहू लाकर घर में बिठा ली। जो आपका फैसला है वही मेरा है। मैं अब कभी भी मायके नहीं जाऊंगी। सीता जी ने श्याम को अपनी दोनों बेटियों के पास फोन किया और उन्हें अपने भाई की खुशियों में शामिल होने का न्योता दिया, परंतु दोनों बेटियों और उनके परिवार से कोई भी नहीं पहुंचा। हल्का फुल्का फंक्शन किया गया, क्योंकि सीता जी के भी कोई नाती रिश्तेदार तो थे नहीं। सिर्फ आस पड़ोस को बुलाकर ही जरूरी रस्में पूरी कर दी गई। सीता जी समझ चुकी थी कि उनकी दोनों बेटियां उनके फैसले से नाराज हैं। जानती थी कि बेटियां कब तक नाराज रहेंगी। एक ना एक दिन तो सभी गिले शिकवे भुलाकर अपनी माँ के पास लौट आएंगी। अपनी सभी जिम्मेदारियां निपटा कर सीता जी भी कुछ दिनों बाद स्वर्ग सिधार गई। दोनों बेटियां माँ की शोक सभा में पहुंची, परंतु ऊपरी मन से। विपिन की पत्नी मुस्कान देखने में बहुत सुंदर थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, तराशा हुआ बदन, लंबे काले बाल। अनाथ आश्रम की परवरिश के कारण उसके व्यवहार में सौम्यता और विनम्रता कूट कूट कर भरी थी। शैली और अपूर्वा ने पहली बार मुस्कान को अपनी माँ की शोक सभा में ही देखा। वे दोनों उसकी खूबसूरती को देखती ही रह गई, परंतु मन में इकलौते भाई की शादी में अपनी सभी ख्वाहिशें
पूरी न होने का दर्द छुपा था। दोनों बहनों ने अपने भाई के लिए न जाने क्या क्या सपने सजा रखे थे। मुस्कान में भी कोई कमी नहीं थी, परंतु फिर भी दोनों बहनें मुस्कान को कुछ न कुछ अशब्द बोल ही देती थी। परंतु मुस्कान को अपनी दोनों नंदों की बात का कभी बुरा नहीं लगा। शैली और अपूर्वा अपनी माँ की 13वीं की रस्म पूरी करके मायके से विदा हुई और उसके बाद फिर कभी मुड़कर अपने छोटे भाई की खैरियत नहीं पूछी। शैली के भाई विपिन ने एक दिन सुबह सुबह अपनी बहन को फ़ोन किया। हेलो दीदी, आप इस संडे को घर आ जाना प्लीज़। शैली बोली, तेरे जीजाजी टूर पर गए हैं, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। विपिन बोला, नहीं दीदी, इस संडे को ही आ जाना। अपूर्वा दीदी भी आ रही। संडे को तीनों भाई बहन इकट्ठा हो गए। मुस्कान ने घर का सबसे बड़ा कमरा, जो सीता जी और उसके पति का हुआ करता था, अपनी दोनों नंदों के लिए साफ सफाई करके तैयार कर दिया। कमरे में उनके मम्मी पापा के साथ साथ तीनों भाई बहनों की बचपन से लेकर अब तक की फोटो लगी थी। शैली और अपूर्वा को कमरे में आकर लगा ही नहीं कि अब उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं। मुस्कान ने खाने में दोनों की पसंद की सारी चीज़ें चुन चुन कर बनाई। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। खा पीकर सब बैठे थे। विपिन ने कहा, आप दोनों सोचती होंगी कि मैंने आपको यूं अचानक से क्यों बुलाया। दरअसल आप दोनों से इस घर के बारे में बात करनी थी। दोनों बहनें एक दूसरे की तरफ अक्की बक्की सी देखने लगी और सोचने लगी कि अभी तो माँ को गुजरे 1 महीना भी नहीं हुआ है और विपिन को घर अपने नाम कराने की जल्दी पड़ी है। विपिन से ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी। विपिन ने कहा, दीदी आप दोनों थक गई होंगी, थोड़ा आराम कर लीजिए। उसके बाद शाम को बैठकर इस विषय में बात करेंगे। और विपिन किसी काम से घर से बाहर चला गया। मुस्कान रसोई में अपना काम निपटाने लगी। शैली और अपूर्वा आपस में बात कर रही थी। शैली बोली, देख लिया ना, अम्मा की पसंद ने अपना रंग दिखा ही दिया। यह अनाथ लड़की, इसने तो अभी तक 2 वक्त की रोटी और दूसरे द्वारा दान किए हुए कपड़े पहनकर जिंदगी बिताई है। यह पारिवारिक रिश्तों के बारे में क्या जाने, इसे क्या पता भाई बहन का प्यार क्या होता है। अपूर्वा ने कहा, सही कहती हो दीदी, आखिर इसने अपनी जात दिखा ही दी। हम क्या इस मकान के भूखे बैठे हैं? हमारे पास ससुराल में अच्छी खासी जायदाद है। स्नेही विपिन भैया के कान भरे होंगे कि जल्दी से जल्दी यह मकान अपने नाम करवा ले। शैली ने कहा, हाँ, अब यह मकान करोड़ों की कीमत का है। किसी भी की भी नीयत बिगड़ सकती है। जब पिताजी ने यह मकान लिया होगा तब इसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं थी, परंतु अब आस पास बड़े मॉल और मेन मार्केट बनने के कारण इसकी कीमत करोड़ों की। अपूर्वा ने चिढ़ते हुए कहा, दीदी मुझे तो अपना हिस्सा नहीं चाहिए। हमारे पास बहुत प्रॉपर्टी है। अगर पता होता कि विपिन ने हमें इस काम के लिए बुलाया है तो मैं कभी नहीं आती। शाम को विपिन घर आया तो उसके हाथ में रबड़ी और बच्चों के लिए आइसक्रीम थी। मुस्कान अपनी ननद के बच्चों को आइसक्रीम निकाल कर देने लगी। विपिन ने पूछा, दीदी आप दोनों ने डिनर कर लिया? अपूर्वा ने बहुत हल्का सा जवाब दिया, हाँ, हम सब कर चुके हैं। तुम बताओ, इस घर के बारे में क्या बात करनी थी? विपिन ने कहा, दीदी यह घर माँ मेरे नाम कर गई है। आप तो जानती है कि माँ के पास पिताजी की एक यही प्रॉपर्टी थी। मैं और मुस्कान चाहते हैं कि आप दोनों को भी अपना हिस्सा ले लेना चाहिए। शैली और अपूर्वा की नज़रें शर्म से झुक गई। दोनों ने एक स्वर में जवाब दिया, नहीं नहीं भैया, जब माँ तुम्हें दे गई तो इसमें हमारे हिस्से का प्रश्न ही नहीं बनता। मुस्कान ने हिम्मत करके पहली बार अपनी नंदों के सामने जुबान खोली। हिस्सा क्यों नहीं बनता दीदी? घर क्या होता है यह मैंने यहीं आकर जाना। मेरे लिए तो मायका भी यही है और ससुराल भी है। लड़कियों का मायके से जुड़ाव किस हद तक होता है मुझे यहीं आकर महसूस हुआ। रिश्तों की अहमियत को मैंने यहीं आकर जाना है। मैं तो बचपन से ही अनाथ थी। माँ, विपिन जी और आप दोनों से मुझे परिवार का प्यार मिला। जिस घर में बेटियां पली बड़ी हों, ब्याह के बाद उसी घर में उनके लिए एक कोना भी ना हो, यह कहाँ का न्याय है? जिस घर में बेटियों का बचपन बीता हो, जिस आंगन में खेलते खेलते जवानी में कदम रखा हो,
जिस घर में भविष्य के सपने सजोए हों, शादी होते ही वह घर बेटियों के लिए पराया हो जाए और वह मायके में मेहमान बनकर आए, उनका भी अपना हिस्सा होना चाहिए। इसीलिए हम दोनों ने तय किया है कि इस घर में आप तीनों को बराबर का हिस्सा मिलेगा। आप लोगों का मायका उसी तरह बना रहेगा जैसे माँ बाप के समय पर था। एक अनाथ लड़की से रिश्तों की ऐसी परिभाषा सुनकर शैली और अपूर्वा के दिल में उसके प्रति मान सम्मान कहीं ज़्यादा बढ़ गया। दोनों ने आगे बढ़कर अपनी भाभी मुस्कान को गले से लगाया और कहा, जिस घर में तुम जैसी भाभी हो वहाँ पर बेटियों का मायका हमेशा आबाद रहेगा। घर का बंटवारा करके हमारे आपस के प्यार को मत बांटो। माँ ने हमें ऐसे घरों में दिया है जहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। बस जब जी चाहे तुम हमें प्यार से बुलाते रहना और हम बेटियाँ खुशी के कुछ पल इस घर में आपके साथ हंसी खुशी गुजारें। बस हम दोनों यही चाहती हैं। इसके बाद शैली और अपूर्वा हर त्योहार और खुशी के मौके पर अपने भाई भाभी के घर जरूर आती। मुस्कान भी अपनी दोनों नंदों को दिल खोलकर स्वागत करती। आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे, लाइक शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय जवान जय किसान।